गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रेट मंत्रा। आप सभी को पता है ना कि मैं यहाँ पर क्यों आती हूँ। मैं यहाँ पर आप डेली आती हूँ आपसे मिलने, आपको बाल विकास पढ़ाने। देखिए, बाल विकास जो है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाल विकास को पढ़ना मतलब हम बाल विकास में क्या जानते हैं, जो बालक हैं आगे जाकर आपको क्या बनना है, शिक्षक बनना है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, आगे जाके आपको शिक्षक बनना है। शिक्षक बनकर आपको किसे पढ़ाना है, छोटे छोटे बच्चों को ही तो पढ़ाना है। तो बालकों को समझने के लिए ये जो बाल विकास विषय है ना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाल विकास आपने पढ़ लिया तो आप बच्चों की आधी से ज़्यादा समस्याओं का समाधान ऐसे ही कर लेंगे। आपको उनका समाधान बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसीलिए ये जो बाल विकास है, ये शिक्षक बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा पढ़ना आवश्यक है। देखिए, बाल विकास से हमारी जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसमें हम काफ़ी अच्छे से नंबर गेन कर सकते हैं। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आज फिर से बता रही हूँ। तो आइए हम अपना जो बाल विकास का आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, जो हमारी सेकेंड यूनिट चल रही है, अधिगम। अधिगम के बारे में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम अधिगम के बारे में पढ़ चुके हैं कि अधिगम होता क्या है, अधिगम की प्रक्रिया कब से कब तक होती है, किसके साथ हो सकती है, कब हो सकती है, कहाँ हो सकती है, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कि अधिगम की प्रक्रिया पर ऐसा प्रभाव डालते हैं कि जो अधिगम की प्रक्रिया है वो या तो तीव्र हो जाए या फिर मंद हो जाए। ठीक। फिर उसके बाद हमने अधिगम के सिद्धांतों का अध्ययन किया। अधिगम के सिद्धांतों में हम 3 सिद्धांतों का अध्ययन कर चुके हैं। किस किस का? देखिए, थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं काफ़ी अच्छे से। उसके बाद दूसरा हमारा जो पावलोव का सिद्धांत था, कौन सा, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, उसका अध्ययन भी हमने कर लिया। और फिर कल की वीडियो में हमने पढ़ा था क्रिया प्रसूत सिद्धांत, जो कि BF स्किनर ने दिया था। ये जो तीनों सिद्धांत थे ये किस प्रकार के थे, ये जो तीनों मनोवैज्ञानिक हैं ये संबंधवादी विचारधारा से संबंधवादी सिद्धांत देते हैं। अब आज से हम कौन से अध्ययन कर रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है। अब देखिए, संबंधवादी संज्ञानात्मक में अंतर क्या है। संबंधवादी में ये था कि सारी चीज़ें जो है वो एक दूसरे से संबंधित होंगी, किसी न किसी प्रकार से जुड़ी हुई होंगी, आपस में उनका किसी न किसी प्रकार से संबंध होगा। और क्या बताते हैं संबंधवादी मनोवैज्ञानिक, वो ये बताते हैं कि अधिगम जो है, अधिगम की प्रक्रिया जो है वो धीरे धीरे होगी। ठीक। अब जो संज्ञानात्मक विचारधारा के मनोवैज्ञानिक हैं वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि अधिगम की प्रक्रिया के लिए संज्ञान होना आवश्यक है, न कि उद्दीपक। उन्होंने उद्दीपकों पर कोई बल नहीं दिया है और इन्होंने बताया है कि जो अधिगम की प्रक्रिया है वो अचानक से होती है। ठीक है। तो आज का हमारा जो सिद्धांत है वो भी संज्ञानात्मक सिद्धांत है, सूझ का सिद्धांत, जिसका नाम है सूझ का सिद्धांत। अब देखिए, सूझ का सिद्धांत तो इसका मुख्य नाम है। अब हम और इसके अन्य नाम पढ़ेंगे। देखिए, चाहे आप इसे सूझ का सिद्धांत कह लीजिए या फिर अंतर्दृष्टि सिद्धांत कह लीजिए, समग्र सिद्धांत कह लीजिए, पूर्णाकार सिद्धांत कह लीजिए, पूर्णाकृति सिद्धांत कह लीजिए, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कह लीजिए, समस्या समाधान सिद्धांत या फिर विचार सिद्धांत, या फिर आप इसे इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कह सकते हैं। ये सारे जो नाम है ये सूझ का सिद्धांत। देखिए, मुख्य नाम जो है वो सूझ का सिद्धांत है और ये साथ ही उसके अन्य नाम है। जिस प्रकार से हमारा उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के भी अन्य नाम थे, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के भी अन्य नाम थे, क्रिया प्रसूत सिद्धांत के भी बहुत सारे अन्य नाम थे, उसी प्रकार से ये जो हमारा आज का सिद्धांत है सूझ का सिद्धांत, इसके भी कई अन्य नाम हैं। ठीक। एक बार फिर से हम इसके अन्य नाम देख लेते हैं। अंतर्दृष्टि सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत, पूर्णाकृति सिद्धांत, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, समस्या समाधान सिद्धांत, विचार सिद्धांत या फिर इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये तो हो गया इसके अन्य नाम, सूझ का सिद्धांत जो है उसके अन्य नाम हो गए। अब हम ये देखेंगे कि इसका प्रतिपादन किसने किया। देखिए, सूझ के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वोल्फगैंग कोहलर। ठीक। वोल्फगैंग कोहलर जो है, इन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया था। सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो वोल्फगैंग कोहलर ने किया था। अब यहाँ पर आप अगर सिर्फ कोहलर याद रखेंगे तो भी आपको काम आसानी से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि जो बाल विकास विषय है उसमें इनके अलावा और कोई भी कोहलर नहीं है। ऐसे ही थॉर्नडाइक
भी एक ही है, स्किनर भी एक ही है, पावलोव भी एक ही है, उसी प्रकार से कोहलर भी एक ही हैं। ठीक, अब देखिए ये जो वोल्फगैंग कोहलर हैं ये जर्मनी के रहने वाले, कहाँ के? जर्मनी से रिलेटेड हैं, जर्मनी के रहने वाले हैं। और ये जो हैं ये समग्रवादी संप्रदाय से हैं। कौन से संप्रदाय से? समग्रवादी संप्रदाय। अब देखिए समग्रवादी संप्रदाय क्या है? समग्रवादी संप्रदाय जो है उसकी स्थापना, उसके संस्थापक कौन है? वर्दीमर। ठीक है, अब देखिए समग्रवादी संप्रदाय में 4 मनोवैज्ञानिक हैं। कौन कौन से? देखिए पहले तो हो गए वर्दीमर, दूसरे हो गए कोहलर। अब देखिए कोहलर जो है, कोहलर समग्रवादी संप्रदाय के प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं। इसके संस्थापक कौन हो गए? वर्दीमर, और जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं कोहलर। अब इसके साथ ये तो 2 हो गए और 2 और बचे। 2 और कौन कौन से बचे? कुर्ट कोफका। ठीक है, कुर्ट कोफका। और चौथे कौन से हैं? कर्ट लेविन। ये जो 4 मनोवैज्ञानिक हैं ये चारों आपके समग्रवादी संप्रदाय से रिलेटेड हैं। ठीक है, अब इसके संस्थापक कौन है? वर्दीमर है, और जो कोहलर हैं वो समग्रवादी संप्रदाय के प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं। अब देखिए समग्रवादी जो संप्रदाय है इसकी प्रमुख देन क्या है? समग्रवादी संप्रदाय की प्रमुख देन है सूझ का सिद्धांत। जिस सिद्धांत का हम अध्ययन कर रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है सूझ का सिद्धांत, ये किसकी प्रमुख देन है? ये समग्रवादी संप्रदाय की प्रमुख देन है। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन आ गया कि समग्रवादी संप्रदाय ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो कौन सा दिया है? समग्रवादी संप्रदाय ने सूझ का सिद्धांत दिया है। अब अगर वहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जाए समग्रवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो आपके समग्रवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वर्दीमर थे। अब एक और क्वेश्चन कि समग्रवादी संप्रदाय के प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो प्रमुख मनोवैज्ञानिक जो थे वो थे आपके कोहलर, जिन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया था। अब देखिए इसकी एक और प्रमुख देन है कि पूर्ण से अंश की ओर। अब ये पूर्ण से अंश की ओर क्या है? ये है आपका शिक्षण सूत्र। ठीक है, पूर्ण से अंश की ओर जो है वो एक प्रकार का आपका शिक्षण सूत्र है, जिसका अध्ययन आगे हम चलकर करेंगे। जब हम शिक्षण टॉपिक पढ़ेंगे, शिक्षण विधियां पढ़ेंगे, तब हम इस सूत्र के बारे में अच्छे से जानेंगे। ठीक, फिर से देख लीजिए, ये जो सूझ का सिद्धांत है इसके संस्थापक, इसके प्रतिपादक हैं वोल्फगैंग कोहलर, जो कि जर्मनी में रहते थे, जर्मनी के निवासी थे, जर्मनी से रिलेटेड हैं, और ये समग्रवादी संप्रदाय से हैं। समग्रवादी संप्रदाय की स्थापना वर्दीमर ने की थी, और जो कोहलर है वो समग्रवादी संप्रदाय के प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे। समग्रवादी संप्रदाय ने की प्रमुख देन कौन कौन सी हैं? सूझ का सिद्धांत और पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र। ठीक, समग्रवादी संप्रदाय के 4 मनोवैज्ञानिक थे। पहले वर्दीमर, दूसरे वोल्फगैंग कोहलर, तीसरे कुर्ट कोफका, और लास्ट कर्ट लेविन। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए सूझ का सिद्धांत जो है वो कोहलर ने किस पर प्रयोग किया? तो देखिए सूझ का सिद्धांत जो है उसका प्रयोग कोहलर ने एक बनमानुष पर किया, एक चिंपैंजी पर किया, जिसका नाम क्या था? सुल्तान। देखिए आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपके कोहलर हैं इन्होंने किस पर प्रयोग किया? तो इन्होंने बनमानुष पर प्रयोग किया। अगर आपको ऑप्शन में बनमानुष लिखा मिल रहा है या फिर चिंपैंजी लिखा मिल रहा है, आपको वो सही करना है। और फिर वहीं अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कोहलर ने किस नाम के बनमानुष पर प्रयोग किया था, तो सुल्तान, उसका नाम क्या था? उसका नाम था सुल्तान। अब देखिए इसमें वो सूझ का सिद्धांत क्या होता है? सूझ का सिद्धांत ये होता है, इसमें क्या होता है? इसमें प्राणी के सामने नई प्रकार की समस्या रखी जाती है। ठीक, अब नई प्रकार की समस्या का प्राणी क्या करता है? प्राणी उस समस्या का संपूर्ण अवलोकन करता है। फिर उसके बाद क्या होता है? संपूर्ण अवलोकन करने के बाद प्राणी के अंदर समस्या समाधान के लिए एक सूझ उत्पन्न होती है। अचानक से सूझ उत्पन्न हुई, फिर उसने समस्या का समाधान कर लिया। अब समस्या का जब समाधान हो गया तब क्या होगा? तब प्राणी जो है उस सूझ को भविष्य के लिए याद रखेगा।
ताकि भविष्य में अगर फिर से वही समस्या आए उसके सामने तो वो उस सूझ का प्रयोग कर सके। और यही प्रक्रिया क्या है, भविष्य के लिए उस सूझ को याद रखना, यही प्रक्रिया क्या है, यही प्रक्रिया जो है वो हमारी अधिगम कहलाती है। ठीक, अब देखिए जो प्रयोग है वो कोहलर ने किस प्रकार से किया। कोहलर ने जो सुल्तान पर प्रयोग किया वो दो प्रकार से किया, एक बॉक्स की सहायता से और दूसरा छड़ी की सहायता से। देखिए आपने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं ये इरेज करने जा रही हूँ ताकि आपके जो नोट्स है वो अच्छे से बन पाए। आशा करती हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए अब हम प्रयोग देखेंगे कि उन्होंने सुल्तान पर प्रयोग कैसे किया। कि पहले तो हम देखेंगे कि उन्होंने दो प्रकार से प्रयोग किया, किस प्रकार से, एक तो बॉक्स की सहायता से और दूसरा छड़ी की सहायता से। ठीक, दो प्रकार से प्रयोग किया। अब पहले हम देखेंगे कि बॉक्स की सहायता से कैसे प्रयोग किया। देखिए उन्होंने एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स के अंदर 3 और छोटे छोटे बॉक्स रखे और यहाँ पर बॉक्स के ऊपरी हिस्से में उन्होंने यहाँ पर केला लटका दिया। ठीक है, केला बांध दिया, केले को रख दिया, जो समझना है समझ लीजिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, इस पिंजड़े के अंदर उन्होंने सुल्तान को बंद कर दिया। मान लीजिए ये एक पिंजड़ा है, पिंजड़े के अंदर 3 और बॉक्स हैं, यहाँ पर केला रखा है और पिंजड़े के अंदर सुल्तान है, पिंजड़े के अंदर सुल्तान को भेज दिया गया है। अब वो जो सुल्तान है वो इस केले को प्राप्त करना चाहता है। अब वो इस केले को किस प्रकार से प्राप्त करेगा, किस प्रकार से प्राप्त करेगा, देखिए कैसे प्राप्त करेगा। सुल्तान के सामने ये क्या है, सुल्तान के सामने ये केला प्राप्त करना एक प्रकार की नई समस्या है। देखिए यहाँ पर प्राणी कौन है, यहाँ पर प्राणी है सुल्तान, और समस्या क्या है, समस्या है केला प्राप्त करना। अब देखिए उसके बाद क्या हो रहा है, समस्या के बाद समस्या का संपूर्ण अवलोकन। तो जो सुल्तान है, सुल्तान पूरे बॉक्स में इधर उधर घूमेगा, वो केला प्राप्त करने के लिए नए नए तरीके आजमाएगा, देखेगा, सोचेगा कि किस प्रकार से वो केला केला प्राप्त करे। फिर क्या होगा, फिर वो घूमते घूमते इस बॉक्स पर बैठ गया, इस बॉक्स पर बैठ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, अचानक उसके अंदर सूझ उत्पन्न हुई। तो क्या हुआ, सूझ उत्पन्न हुई तो वो इस बॉक्स पर खड़ा हो गया। खड़ा होकर क्या हुआ, उसकी ऊंचाई बढ़ गई और उसने केला जो है ऊपर हाथ करके आसानी से ले लिया। अब क्या हुआ, तो इस सूझ को हम सूझ 1 का नाम दे देते हैं। अब क्या हुआ, अब फिर से कोहलर ने क्या किया, कोहलर ने फिर से इस बॉक्स की जो है वो ऊंचाई बढ़ा दी। ठीक, इस बॉक्स की ऊंचाई बढ़ा दी। इस बार इन्होंने यहाँ पर केला रखा, फिर से इन्होंने सुल्तान को उसके अंदर बंद कर दिया। अब क्या हुआ, सुल्तान ने बिना समय गवाए जो अपनी जो सूझ 1 है इसको इस समस्या के लिए प्रयोग किया। क्या किया उसने, जैसे ही वो अंदर गया वो तुरंत इस पहले वाले बॉक्स पर खड़ा हो गया। फिर क्या हुआ, फिर भी उसका हाथ नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा, क्योंकि इस बार जो कोहलर ने बॉक्स की जो ऊंचाई है वो बढ़ा दी थी, केला और ऊंचाई पर रख दिया था। फिर क्या हुआ, अब ये सुल्तान के सामने एक फिर से नई समस्या आ गई। उसने पहले वाली समस्या का जो समाधान किया था उस सूझ को तो इस पर अप्लाई कर लिया। अब क्या होगा, अब वो दोबारा दूसरी सूझ उसके अंदर उत्पन्न हुई अचानक से। फिर क्या हुआ, उसने इस बॉक्स के ऊपर ये एक और बॉक्स रखा, इसके ऊपर खड़ा हो गया, उसे केला आसानी से मिल गया। तो ये क्या हो रहा है, जब जब प्राणी के सामने मतलब सुल्तान के सामने नई समस्या आ रही है तब वो उस समस्या का संपूर्ण अवलोकन करके उसके अंदर एक नई सूझ उत्पन्न हो रही है और जिससे वो अपनी समस्या का समाधान कर ले रहा है और फिर भविष्य के लिए उस सूझ को याद रख रहा है। यही प्रक्रिया क्या है, यही प्रक्रिया आपकी अधिगम है। अब देखिए हम दूसरा प्रयोग देखेंगे। दूसरा प्रयोग मतलब छड़ी की सहायता से किस प्रकार इन्होंने प्रयोग किया।
देखिए प्रयोग में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस इसमें पिंजड़े का प्रयोग किया था और इसमें छड़ी का। आप देखिए इसमें पिंजड़ा, उन्होंने पिंजड़ा रखा, एक पिंजड़े के अंदर सुल्तान को बंद कर दिया। अब फिर पिंजड़े के अंदर छड़ी रखी, दो ऐसी छड़ी रखी जो एक साइड पतली है और एक साइड मोटी। ठीक है। अब केला इस बार पिंजड़े के अंदर नहीं, केला इस बार पिंजड़े के बाहर रखा गया। यहाँ पर मान लीजिए केला है, ठीक है, इस प्लेट में केला रखा है। अब क्या हुआ, अब इन्होंने इसके अंदर सुल्तान को बंद कर दिया। अब सुल्तान के आगे नई समस्या ये है कि वो इस केले को कैसे प्राप्त करे। वो तो पिंजड़े के अंदर है, अब उसका हाथ पिंजड़े से नहीं पहुंच रहा है केले तक। फिर क्या हुआ, उसने सोचना प्रारंभ किया, उसके अंदर सूझ उत्पन्न हुई। फिर उसने क्या किया, उसने एक छड़ी उठाई, उस छड़ी की सहायता से उसने केले को प्राप्त कर लिया, केला ले लिया। फिर दोबारा यही प्रक्रिया दोहराई गई, दोबारा सुल्तान को बंद किया गया और केले का जो है, केले को और दूरी पर रखा गया जहां पर एक छड़ी की सहायता से पहुंचा नहीं जा सकता था। फिर क्या हुआ, सुल्तान ने जो पहली वाली सूझ थी एक छड़ी से केला प्राप्त करना, उसका प्रयोग किया, लेकिन तब भी वो केला नहीं मिल पा रहा था उसे। फिर उसने क्या किया, थोड़ी देर बाद उसने फिर सोचा, उसके अंदर फिर सूझ उत्पन्न हुई। तब क्या हुआ, उसने इस छड़ी को इस छड़ी से जोड़ा, क्योंकि ये छड़ी एक तरफ मोटी एक तरफ पतली है तो आसानी से जुड़ गई। फिर इस छड़ी को जोड़ा तो दोनों छड़ियों की सहायता से उसने केले को प्राप्त किया। तो इस प्रक्रिया में भी क्या हुआ, इस प्रक्रिया में भी समस्या समाधान के लिए नई सूझ उत्पन्न हुई। क्या हुआ, इस प्रकार से जो है वो अधिगम हो रहा है। अब देखिए प्राणी क्या था, यहाँ पे प्राणी था सुल्तान, मतलब बनमानुष, और समस्या क्या थी, केला प्राप्त करना। बार बार समस्या जो है वो और जटिल होती जा रही थी। फिर क्या हो रहा था, जटिल होने के बाद उसके अंदर नई नई सूझ उत्पन्न हो रही थी। तो यही प्रक्रिया जो है, कोहलर क्या कहते हैं कि जब समस्या आ जाए, समस्या का समाधान करने के लिए जब प्राणी के अंदर सूझ उत्पन्न होती है, तो यही प्रक्रिया जो है, यही प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि उन्होंने किस प्रकार से प्रयोग किया। इन्होंने अपने प्रयोग में उद्दीपक को महत्व नहीं दिया है, इन्होंने बताया है कि सूझ होनी चाहिए, प्राणी के अंदर संज्ञान होना चाहिए, इतनी सूझ होनी चाहिए कि वो किस प्रकार से अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। अपनी समस्या का समाधान वो अगर सूझ से करेगा, अपनी बुद्धि से करेगा, तो उस चीज़ को, उस समाधान को वो भविष्य के लिए भी याद रखेगा। भविष्य में अगर वही समस्या उसे दिखाई दी तो क्या होगा, उस समस्या का समाधान वो उसी प्रकार से करेगा, उसी ढंग से करेगा जिस ढंग से उसने पहले किया था, क्योंकि उसे याद है ना कि भविष्य के लिए याद रख रहा है। यही चीज़ तो अधिगम है। तो कोहलर का ये जो सिद्धांत था ये आपकी समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए आपको एक कमरे में बंद कर दिया गया है, ठीक, उस कमरे का दरवाज़ा आप पे नहीं खुल रहा है, बाहर से बंद है, किसी ने आपको बाहर से बंद कर दिया। उस कमरे में बस एक खिड़की है जिससे आप बाहर से आते जाते लोगों को देख सकते हैं। अब आपने बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया दरवाज़ा खोलने की, नहीं खुला। फिर आपने खिड़की से झांकना स्टार्ट किया तो आपको खिड़की से कोई भी जाते हुए दिखा। फिर आपने उस व्यक्ति से क्या कहा, उस व्यक्ति से आपने मदद मांगी, आपने कहा कि कृपया आप गेट खोल दीजिए, मैं यहाँ बंद हो गया हूँ, मुझे यहाँ किसी ने बंद कर दिया। फिर उसने गेट खोल दिया, आप बाहर निकल गए। तो ये क्या हुआ, आपके अंदर सूझ उत्पन्न हुई ना कि हाँ मैं उस व्यक्ति से कह दूँ तो वो गेट खोल देगा। फिर अगर आपके साथ दोबारा यही हुआ, दोबारा यही हादसा हुआ, दोबारा यही एक्सीडेंट हुआ, तो क्या होगा, तो आप दोबारा इसी सूझ का प्रयोग करेंगे। आप कोशिश नहीं करेंगे, आप यही देखेंगे कि मुझे कोई दिख जाए, मैं किसी से कह दूं कि कोई बाहर से गेट खोल दे। तो यही होती है कि सूझ उत्पन्न होना और फिर समस्या का समाधान होना, फिर उसके बाद हम भविष्य में भी उसी सूझ का प्रयोग करें। यही जो है, यही अधिगम है। अब देखिए हमारा जो सूझ का सिद्धांत है ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे 2 सिद्धांत और बचे हैं। 4 सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं, 2 सिद्धांत और बाकी हैं। फिर उसके बाद हमारे जो अधिगम के सिद्धांत हैं वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। हमें 6 सिद्धांतों का अध्ययन करना है, 6 के 6 कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम अधिगम का पठार पढ़ेंगे, जो कि हमने अभी नहीं पढ़ा है। अधिगम का वक्र हम पढ़ चुके हैं, अधिगम का पठार नहीं पढ़ा है, अधिगम का पठार पढ़ेंगे। उसके बाद जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है शिक्षण, उस यूनिट का हम अध्ययन करेंगे। शिक्षण पढ़ेंगे, शिक्षण की विधियाँ पढ़ेंगे, शिक्षण में कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे।
अब देखिए हमारे जो मैथ के टीचर हैं रवि सर जी हैं, वो आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं। इस वीडियो से पहले आपको रवि सर की वीडियो मिल चुकी होगी। तो जिस प्रकार से आप ऋषि सर की वीडियो को या फिर हमारी वीडियोस को अगर प्यार देते हैं, तो उसी प्रकार से उनकी वीडियो को भी प्यार दीजिएगा, क्योंकि वो भी यहाँ पर आपके लाभ के लिए ही आए हैं कि आपका लाभ हो सके। उनका कोई अपना स्वार्थ नहीं है, ना हमारा अपना कोई स्वार्थ है इसमें। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप लोगों की सहायता की जा रही है, तो फिर आप अच्छे से इस सेवा का लाभ उठाइए, ना कि ये सोचिए कि हाँ ये अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। हमारा कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, फ़ायदा है आपका। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे, परिश्रम करेंगे, तभी तो आपको मंजिल मिल पाएगी। इसीलिए आपको परिश्रम करते रहना है, ताकि आपको मंजिल जो है वो एक बार में ही आसानी से मिल जाए, आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें। आप अपनी इस बार जो शिक्षक भर्ती होने वाली है उसमें आपकी भर्ती हो सके, आप शिक्षक बन सकें। तो अगर आपको ऐसा चाहिए, अगर आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, तो आपको क्रिएट मंत्रा पे बने रहना होगा। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।